छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज BA तृतीय वर्ष के अंतर्गत काव्यांग विवेचन एवं जनपदीय भाषा साहित्य, ये जो आपका पेपर है, इस पेपर में काव्यांग विवेचन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम लोग काव्यांग विवेचन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है काव्य लक्षण का, तो उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि काव्य विवेचन या काव्य लक्षण का अध्ययन करने से पहले हमें जानना होगा कि काव्य शब्द की व्युत्पत्ति। तो काव्य शब्द में जो है क्या है, या प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। मतलब काव्य शब्द कवि में जो कवि शब्द है, कवि धन या बराबर बना है काव्य, ठीक है। मतलब या प्रत्यय के योग से जो है बना है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, कवि का कर्म या काव्य। मतलब जो कवि कर्म करता है, जो कार्य करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, काव्य कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जब काव्य लक्षणों की बात करेंगे, मतलब काव्य की परिभाषा है, मतलब काव्य क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे, तो हमें ये देखना होगा कि हमें इसको तीन भागों में हम लोगों इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण और पाश्चात्य आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। तो संस्कृत आचार्यों में देखेंगे कि संस्कृत आचार्यों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, काव्य क्या है, ये जानने के लिए उन्होंने क्या चीजें कही हैं, इसको हम लोग जानेंगे। हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग दो भागों में देखेंगे, भक्तिकालीन एवं रीतकालीन आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण और आधुनिक हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। और इसके पश्चात हम लोग देखेंगे पाश्चात्य आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। पाश्चात्य कौन होते हैं, जो विदेशी विद्वान होते हैं। क्योंकि पाश्चात्य शब्द से हो सकता है आप लोग न समझ पाए, तो विदेशी विद्वान, जो विदेशी विद्वान है, मतलब हमारे देश के नहीं है, वो हिंदी भाषी नहीं है, वो अहिंदी भाषी हो सकते हैं। वो हो सकता है रूसी में हो सकता है चीनी में हो सकता है अंग्रेजी में हो सकता है फ्रेंच में हो। वो सभी विद्वान जो विश्व के प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनके द्वारा जो काव्य की परिभाषा दी गई होगी, उसको हम लोग देखने का इधर काम करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग अगले उसमें देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें कि जो काव्य लक्षण है वो क्या दिया गया है। तो अग्नि पुराणकार जो है लिखते हैं कि संक्षेपात वाक्य मिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरदर अलंकार गुणवत दोष वर्जितम। तो अगर हम लोग देखें तो इसको पहले संधि विच्छेद कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा संक्षेपाद, ठीक है, धन। यहाँ पर देखें तो ये क्या दिया गया है, वाक्यम, माँ तक आएगा तो यहाँ हो जाएगा वाक्यम, फिर धन। तो यहाँ पर माँ जब आ जाएगा तो यहाँ ई बचा, तो क्या हो जाएगा, इष्ठार्थ। फिर दिया गया है तो व्यवच्छिन्न, ठीक है। फिर हो जाएगा पदावली, ठीक। तो ये जो है आपका क्या हो गया, संधि विच्छेद। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अगर हम लोग अर्थ देखें तो हो जाएगा कि इष्टार्थ का मतलब होता है इष्ट अर्थ को, संक्षेप मतलब संक्षेप में व्यक्त करने वाली, ठीक है। अब व्यवच्छिन्न का मतलब है अविच्छिन्न, कैसी, अविच्छिन्न पदावली क्या है, व्यक्त करने वाली अविच्छिन्न पदावली से युक्त वाक्य क्या है, काव्य है, ठीक है। ये हो जाएगा। और इसके बाद दूसरी लाइन क्या कह रही है, काव्यम स्फुरद अलंकार, और इसमें जो है क्या होना चाहिए, इसमें जो है
अल्प मात्रा में। कैसे? स्फुरद मतलब अल्प मात्रा में। इसमें कैसा? अल्प मात्रा में अलंकार, अलंकार होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ जो है दूसरी लाइन क्या करिए? गुणवत दोष वर्जितम, और इसमें गुणों का संग्रह होना चाहिए और दोष वर्जित। इसके लिए दोष क्या है? वर्जित हैं, ठीक। तो आपका अग्नि पुराणकार के अनुसार क्या हो जाएगा कि काव्य क्या है? काव्य वह है जो इष्ट अर्थ को संक्षेप में व्यक्त करने वाली अविच्छिन्न पदावली से युक्त वाक्य क्या है? काव्य है। इसमें अल्प मात्रा में अलंकार मतलब अलंकार को इन्होंने स्वीकारता अपने उसमें दी गई है और दोष को पूरी तरीके से वर्जित माना है, ठीक है। फिर भरत मुनि के अनुसार देखें तो भरत मुनि जी ने कौन सी परिभाषा दी है? ये वो लिखते हैं मृदु ललित पदाढ़्यम, पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्त नृत्योज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम सा भवति शुभ काव्यम नाटका प्रेक्षकाणाम। अब यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखें तो भरत मुनि क्या परिभाषा देते हैं? भरत मुनि यहाँ पर कहते हैं कि सा भवति शुभ काव्यम, कि अच्छा काव्य, शुभ का मतलब अच्छा, भला, शुभ, शुभ काव्य वह होता है जिसमें क्या हो? मृदु ललित। मृदु का मतलब होता है मर्धित, मधुर, ललित का मतलब होता है कोमल, पदाढ़्यम और मतलब मधुर और कोमल क्या हो? पद हो, साथ ही गूढ़ शब्दार्थहीनम, और जिसमें गूढ़ का मतलब होता है रहस्यमयी, जो रहस्यमयी शब्दों से मुक्त हो, हीन का मतलब हो मुक्त हो। जनपद सुख बोध्यम, और जो जनपद का मतलब आम जन को, आम लोगों को सुख प्रदान करने वाले हो, और युक्त नृत्य योज्यम, और जिसमें नृत्य की योजना हो। बहुकृत रस मार्गम, और जिसमें विभिन्न रसों को स्वीकार करने की क्या हो? क्षमता हो, मतलब जिसमें विभिन्न रसों को स्वीकारता हो। संधि संधान युक्तम, और जिसमें संधि संधान युक्तम, जिसमें संधि का क्या हो? संधान हो। ऐसे वो जो है ऐसे नाटक मतलब इस तरीके का काव्य जो है स्वीकार है। मतलब इस तरीके, उन्होंने चूंकि नाटक के संदर्भ में ये परिभाषा दी है, लेकिन उन्होंने माना है कि इस तरीके का जो है काव्य, मतलब काव्य में ये लक्षण होने चाहिए। ये विभिन्न तरीके के लक्षण उन्होंने काव्य में बताए हुए हैं। तो ये जो है आपकी संस्कृत आचार्यों के द्वारा दो परिभाषाएं दी गई हैं। अगली परिभाषा को अगर हम लोग देखें तो अब इसको साफ करके जो है अगली परिभाषा देखते हैं।